एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको पता है सारे का सारा बिल्कुल वैसे था जैसे इंडिविजुअल का हो। इसका मतलब है एक पार्ट तो इसका बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इंडिविजुअल है। वैसे ही प्रॉफिट लेंगे, उसमें जो अगर गलत वाले खर्चे हैं ऐड कर देंगे, गलत वाली इनकम है लेस कर देंगे, सही वाले खर्चे लेस करेंगे और सही वाली इनकम ऐड करेंगे। ये नॉर्मल कंसेप्ट। मसला कहां पे आता है, जब वो आपसे पूछे एओपी की इनकम भी पूछे और साथ में पार्टनर्स की इनकम भी पूछे। क्यों? क्योंकि एओपी की इनकम का जब हिस्सा करेंगे तो किसकी तरफ जाएगा? पार्टनर की इनकम बढ़ जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर इनकम अर्न्ड वंस कांट बी टैक्स ट्वाइस, अगर ये अपना टैक्स दे दे एओपी, तो फिर पार्टनर के पास ये क्या होनी चाहिए? एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। भाई एक दफा हमारी ही एओपी है 4 बंदों की, अब एक बंदे को ₹1,00,000 प्रॉफिट हुआ है, एक बंदे के पास कितने गए? 25,000, लेकिन एओपी ने उस लाख पे अपना टैक्स दे दिया है, तो पार्टनर को ये क्या होनी चाहिए? एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। एग्जेम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ ऐड होती है फॉर द रेट पर्पस। आप कहेंगे ये क्या? उसकी बाकी इनकम 5 लाख थी, ₹1,00,000 ये 25,000 उसके लिए कितना होगा? ऐड होगा, टैक्स उसी पे निकालेंगे 5,25,000 रुपये, लेकिन बाद में वो वाला इंपैक्ट हम निकाल देंगे। ठीक है? वो होगा टैक्स 5,25,000 पे डिवाइडेड बाई 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख, तो वो वाला इंपैक्ट निकल जाएगा। कैसे? दोबारा से, अगर तो एओपी का क्वेश्चन अलहदा पूछे, पार्टनर्स के बारे में ना पूछे, हम वो कर चुके हैं, वो बिल्कुल इनकम वाला होता। कैसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखें, उसके साथ गलत वाले खर्चे ऐड कर दें और गलत वाली इनकम लेस कर दें, सही वाले खर्चे लेस कर दें और सही वाली इनकम ऐड कर दें। ये हम करते। क्लियर हुआ? ये करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगाएं, जो भी बनता है। कोई उसकी फाइनल इनकम है तो एक दफ़ा ऐड होगी, एक दफ़ा लेस होगी, नीचे उसका टैक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब वो पूछे, कौन से वाले पूछे कि एओपी की इनकम कितनी है और साथ में पार्टनर की इनकम। अब पार्टनर्स की जो इनकम है वो बाकी इनकम भी होंगी, एओपी से हिस्सा भी नहीं आएगा? आएगा, आएगा। क्लियर है? तो वहां पे रोला पड़ता है। उसी चीज को हमने टारगेट करना है, उसी चीज को हमने सीखना है। इसका मतलब है फिर 3 तरह की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम, अगर 2 पार्टनर है। नंबर 1 पार्टनरशिप को, इसका इतनी इनकम, कितना इसका टैक्स, उसके बाद ए पार्टनर की और उसके बाद बी पार्टनर की, वो CDE F तक हो सकती। अगर वो पार्टनर्स की साथ इनकम पूछ, अच्छा सिर्फ किसी एक पार्टनर की पूछ ले, फिर सिंपल क्वेश्चन, क्या उसमें फिर पार्टनरशिप नहीं है? किसी एक बंदे की पूछे तो वो क्लियर है। तो प्रॉब्लम कहां पे आता है? जहां पे वो एओपी की इनकम भी पूछता है और साथ कहता है पार्टनर की इनकम भी बताएं, तो वो एओपी की इनकम पार्टनर के हाथ में किस तरह से ट्रीट होगी, वो हमने क्या करना है? सीखना। क्लियर है? चलें, बाकी आपको पता है एओपी के रेट्स हमने पढ़े हुए हैं। टेबल 1 भाई लिखा हुआ है, चैप्टर 4 में जाएं, टेबल 1 में लिखा हुआ है कि ये इंडिविजुअल के रेट हैं और कौन से? एओपी के, वही रेट लगेंगे। ठीक है? अच्छा ये बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ। इंडिविजुअल का भी वैसे होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें गलत वाले खर्चे ऐड करेंगे, गलत वाली इनकम लेस करेंगे, सही वाले खर्चे लेस करेंगे, सही वाली इनकम ऐड करेंगे। ये तो इधर भी वैसे ही होगा, सारा कुछ वैसे। प्रॉब्लम कहां पे? बार बार कह रहा हूं, जब वो दोनों का पूछ ले तो फिर क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, किसका? एओपी का, फिर उसमें से ये प्रॉफिट जाएगा किनको? पार्टनर्स को, और फिर पार्टनर्स में एक दफा ऐड होके बाद में उसमें इंपैक्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि एओपी अलहदा से एनटीएन होता है उसका, और एओपी अलहदा से अपना क्या देती है? टैक्स देती है। अब जरा बताएं, पार्टनर्स को सैलरी दी,
अलाउड नहीं है, तो एक दफा उसकी इनकम में ऐड करेंगे। लेकिन पार्टनर के पास तो सैलरी चली गई, तो जितना उसको प्रॉफिट मिलना था उसमें से कुछ हिस्सा पहले दे दिया हमने। दोबारा सोच, पार्टनर को सैलरी दी, पहले एओपी के हिसाब से सोचे, जानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, पार्टनर को तो सिर्फ क्या मिलता है? प्रॉफिट। इसका मतलब ये सैलरी गलत है, खर्चा ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। क्लियर हो गया? और उधर जाके पार्टनर के अकाउंट में कह देंगे भाईजान एक तो तुम्हें ये वाला प्रॉफिट आ गया। तो ड्राइंग्स कहेंगे उसको, कहीं पे पढ़ा था हम, पार्टनर को सैलरी दें, कमीशन दें, उसका कोई खर्चा पे कर दें, उसके कोई पर्सनल एक्सपेंस पे कर दें, उसकी इंश्योरेंस कौन पे कर दे, पार्टनरशिप पे कर दे, ये सारे खर्चे डिसअलाउड है। क्या हो जाएंगे? एड बैक। और दूसरा, पार्टनर्स का अकाउंट अलग, जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, वो बना हुआ होगा, उसमें हम डालते जाएंगे भाईजान ये तुझे प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि वो लेके चला गया ना, तो हम कहेंगे जो बाद में तुझे प्रॉफिट मिलना है वो तो मिलना ही है, ये भी तेरा क्या है? प्रॉफिट है। सुने, एक बंदे को एओपी ने 50,000 रुपया दिया, प्रॉफिट ले लो, और उसको 20,000 रुपए सैलरी भी दी, तो बेसिकली वो कितना प्रॉफिट ले गया? सर, ये वाला कंसेप्ट है कि वो भाई 50,000 प्रॉफिट नहीं लेके गया, वो कितना लेके गया? तो अगर किसी पार्टनर का प्रीमियम पे कर दिया एओपी ने, एक तो एओपी के लिए ये क्या है? गलत खर्चा, ये अलाउड नहीं है, एड बैक कर दें। और दूसरा, पार्टनर को ये अलाउड है कि उसको नहीं अलाउड, तो इसका मतलब है वो अपने क्या ले गया है? प्रॉफिट में से हिस्सा ले गया। क्लियर है? तो ये भी उसका प्रॉफिट है। आगे सुने, किसी को सैलरी पे कर दी, इधर से गलत खर्चा ऐड बैक कर देंगे, और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? पार्टनर के अकाउंट में हम कहेंगे भाईजान पहले तुझे प्रॉफिट आ गया, को कमीशन पे किया, पार्टनर को कमीशन अलाउड है? मेरे ख्याल नहीं अलाउड है, तो क्या खर्चा एओपी की इनकम में ऐड होगा, और उसके प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे भाईजान ये तुझे प्रॉफिट का हिस्सा आ रहा है। क्लियर हो गया? एंड पे जो प्रॉफिट निकलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कहेंगे उसमें से ये हिस्सा आप पहले ले चुके हो, बाकी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड कर देंगे। ये आखिरी बात आपको समझ नहीं आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे तब। जरा पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी, ठीक है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लाइबल टू पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर अपना टैक्स देंगे और एओपी अपना, क्योंकि इसका एनटीएन अलग से इशू होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। वेयर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज पेड द टैक्स अमाउंट रिसीव्ड बाय द मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ द एसोसिएशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्लियर हो गया कि बताइए वो अपना टैक्स पे करती है, तो इसके ओके। इफ एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, तो फिर सेल ही अलहदा कर लेंगे, कहीं पे पढ़ा था भूल गए होंगे। अगर एओपी की इनकम है 1,00,000 रुपया, सुनिए, अब इस तरह से उसमें से खर्चे लेस किए और इनकम बच गई उसकी कितनी? 20,000, और उसके 2 पार्टनर हैं, तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा? 10,000 क्या हो जाएगा? डिवाइड। पार्टनर की बाकी जो इनकम होगी हम साथ में ये कहेंगे कि 10,000 रुपया तुम्हें, हाँ ठीक है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये तुम्हारे पास आ गई है 10,000, ओके। लेकिन अगर किसी एओपी का, अब जरा गौर से सुनिएगा, एओपी की सेल्स हैं कितनी? 1,00,000, और इसका 50% एक कंपनी के पास है और 50% मिस्टर शाहिद के पास है। क्लियर हो गया? 50% किसके पास है? एक कंपनी के पास, और 50% मिस्टर शाहिद के पास है। या यूं कह दें, इसको भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर, एक मिस्टर शाहिद के पास है और एक मिस्टर जाहिद के पास है। ये 25% है और इसका भी 25% है, और इसका कितना है? 50%। जरा इसको देखिएगा, तो सेल में से ही 50% कंपनी की सेल में डाल दें, तो फिर ये सेल किसकी होगी? एओपी की कितनी होगी? इन बाकियों के लिए 50,000, ठीक है, और इस 1,00,000 का 50,000 सीधा सीधा किधर चला जाएगा? कंपनी। उसी हिसाब से एक्सपेंस भी किसको चले जाएंगे? कंपनी को। क्लियर हो गया जी? दोबारा सुनिए,
50-50 तेरा 50 मेरा, 50-50 है, ठीक है। ओके चल, ठीक हो गया। लें जी 50-50 इन दरमियान सेटल है। अब जरा इस तरह से पढ़िएगा, अजीब सा कंसेप्ट है लेकिन होता रहे। इफ एड, क्या कंपनी की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में है? हमारे सिलेबस में कंपनी की टैक्सेशन नहीं है, तो बस इतना सा कंसेप्ट लेके इसको बर्दाश्त करें। इफ एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एओपी इज अ company, the share of the company shall be excluded from the total income of AOP and company shall pay tax separately at the rate applicable। कौन से वाला? जो कंपनी पे होंगे, तो उसका सेल, उसके एक्सपेंसेस, हर चीज किसको हो जाएगी? अलहदा हो जाएगी। और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो किसका बचेगा? एओपी का। एओपी उस पे टैक्स देगी। इसका मतलब है सेल भी अलहदा, एक्सपेंस भी अलग। अब बताएं एओपी की सेल कितनी होगी? 50,000, और एक्सपेंसेस अगर 80,000 थे, तो अब 50 कंपनी के और 50 किसके? बाकी कितना बचा? 50 में से 40 आ गया, तो 10 रुपए प्रॉफिट हुआ। 10 पे टैक्स देगी कौन? एओपी। और बाकी वो किधर चले जाएंगे? इनकम और एक्सपेंस किधर चले जाएंगे? कंपनी की बाकी इनकम के साथ ऐड होंगे और बाकी वो अपना उसी हिसाब से टैक्स देगी। क्लियर हो गया? तो सेल और एक्सपेंसेस कंपनी अपना ले जाएगी, जो बाकी बच जाएंगे वो किसके समझे जाएंगे? एओपी की इनकम और उसके खर्चे। क्लियर हो गया? चलिए जरा, अजीब सा कंसेप्ट था। दोबारा, एओपी अपना टैक्स अलहदा से देगी, जो बच जाएगा पार्टनर को जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। जरा, इफ एट लीस्ट वन मेंबर इज कंपनी, तो अपनी वो इनकम और एक्सपेंसेस लेके अलहदा, बाकी जो बचेगा उस पे कौन पे करेगा? एओपी। और कंपनी अपनी बाकी इनकम के साथ ऐड करके उस पे टैक्स पे करेगी। ओके। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बला है? चैप्टर नंबर 11-12 पढ़ के बैठे हैं एओपी उसका जो है बिजनेस लॉ का, और फिर भी मेरी तरफ देख रहे हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, वो माइनर आता है, बड़ा रोला डालता है, 6 महीने, 18 साल, 18 से 21 साल, और पता नहीं क्या क्या, मैंने कभी नहीं पढ़ा। वेयर देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी या जॉइंट वेंचर, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन सब की वजह से पता नहीं नया पार्टनर आया, पुराना को धोखा दे गया, पता नहीं कुछ होता है। अच्छा, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड टू द पार्टनर ऑन टाइम बेसिस। पहले दोनों का 50-50% था, 7वें महीने से एक का 25% हो गया, एक का 75% हो गया, तो क्या होगा? 6 महीने में उनका प्रॉफिट क्या डिवाइड होगा? सेल डिवाइड होगी, अलहदा हो जाएगा, और उसके बाद वाली जो सेल है और एक्सपेंसेस हैं उन पे हिसाब अलहदा निकलेगा। वो फिर 25-25। कुछ बात समझ आई? टाइम बेसिस से क्या मुराद है? 6 महीने के अकाउंट्स अलहदा बनेंगे और बाकी 6 माह के अलहदा बनेंगे। शुरू में प्रॉफिट होगा 50-50, और अगले 6 महीने के लिए कितना प्रॉफिट होगा? 75 और 25%। 75 नहीं होता भाई। अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कौन बंदा रिटर्न फाइल करेगा? इट इज विद द मेंबर ऑन द डेट फर्म रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। 30 जून को जो मेंबर होंगे वही बंदे क्या फाइल करेंगे? रिटर्न फाइल करेंगे। क्लियर है? जस्ट ईयर एंड हुआ, अब रिटर्न फाइल करो। तो 30 जून और 1 जुलाई को जो मेंबर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिपॉजिटिंग टैक्स इन केस ऑफ, पता नहीं डिसॉल्व होती है या डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, दोनों सूरतें होती हैं। पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर दोबारा भी बन जाती है, और बाज दफा क्या करते हैं? बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी कर लेते हैं। जरा देखते हैं। इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी, पता नहीं जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, पता नहीं क्या कंसेप्ट, हु वाज द मेंबर एट द टाइम ऑफ, ठीक है, उनकी हर एक की रिस्पॉन्सिब, पता नहीं जॉइंटली एंड, यही मतलब ओके। लेकिन अगर एक बंदे से वसूल कर ले, इट कैन आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है, ये वो बंदा है जिसको पता नहीं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, इन केस कौन से वाला? ये तो हमें वैसे भी पता है,
कि बंदा मरता है लेकिन मरता नहीं, भुट्टो बन जा। अच्छा वो कहते हैं उसके, ठीक है। और पता नहीं कोई बंदा आके कहे कि ये जो है मेरा बाप भी था, ठीक है, वो कहते हैं तू भी पैसे देगा। वो कहते नहीं तब मजाक कर रहा। इफ AOP हैज एनी एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, एनी एग्जेम्प्ट इनकम, द शेयर रिसीव्ड इन कैपेसिटी एज ए मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ शैल रिमेन एग्जेम्प्ट। AOP की इनकम एग्जेम्प्ट तो फिर क्या होगी, आगे पार्टनर को भी जाएगा, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ओके जरा आगे, एन इंडिविजुअल, अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निक है, इसको हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन, पिछला क्या है जरा उसकी हेडिंग पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP का क्या करना है हमें पता है, जिस तरह इंडिविजुअल को का साथ करना है उसी तरह से AOP। बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंपनी अगर मेंबर है AOP की तो फिर सेल और एक्सपेंसेस क्या कर दे, आधे आधे कर दे, क्योंकि कंपनी अपना टैक्स खुद पे करे। क्लियर हो गया? अदरवाइज AOP अपना टैक्स खुद पे करती है, मेंबर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब उस मेंबर का हाल जानते हैं जो कि AOP का क्या है, AOP का मेंबर है। उस मेंबर के साथ क्या होना है जरा आज, उसकी कोई और इनकम भी हो सकती है, हो सकती है, उसकी कहीं पे सैलरी भी हो सकती है, जी हो सकती है। जरा देखिएगा, एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ, इफ फॉर ए टैक्स ईयर, एक एक वर्ड पे गौर करना है, एन इंडिविजुअल हैज टैक्स। अच्छा हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जिस बंदे की सिर्फ AOP से इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, शैल बी एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई बंदा सिर्फ, बैठ जाए बेटा जल्दी रिकॉर्डिंग, अगर कोई बंदा सिर्फ AOP का मेंबर है और सिर्फ उसी पे है तो AOP अपना टैक्स देगी और उसके हाथ में जो भी हिस्सा आएगा वो एग्जेम्प्ट है। ये अब दूसरी सूरत, अब जरा गौर कीजिएगा, इफ इन अ टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज टैक्सेबल इनकम एंड डिराइव शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP, कोई और इनकम भी है, कौन से वाली, टैक्सेबल इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर है? AOP से भी शेयर ले रहा है और क्या ले रहा है, कहीं और टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम आपको पता है, मेरे ख्याल में इसमें वो भी आएगी शायद FTR वाली इनकम, या वो उसको साइड पे कर लेंगे, नॉर्मल वाली, अभी नॉर्मल NTR वाली इनकम जहन में रखें। ओके, एंड डिराइव शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP, द अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर सिर्फ AOP से शेयर आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है, अगर AOP से शेयर आ रहा है तो एग्जेम्प्ट है। AOP से शेयर आ रहा है कोई और भी टैक्सेबल इनकम है, उस सूरत में ये क्या कह रहा है जरा देखिएगा, तो फिर अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो, A मल्टीप्लाइड बाई B, A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। जरा देखिएगा, हम इधर छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं, एक बंदा, कंसेप्ट समझे, सिर्फ AOP का मेंबर है, जो भी शेयर आएगा एग्जेम्प्ट। AOP का मेंबर है, शेयर भी आ रहा है प्रॉफिट का और कोई और टैक्सेबल इनकम भी ऐसे, उसकी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, NTR है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, वो है 10 लाख, कितनी, 10 लाख। क्लियर है? अब उसको शेयर आया किससे, शेयर फ्रॉम AOP, ठीक है, और वो समझ लें 5 लाख है, कितना बेटा, 5 लाख। वैसे तो ये एग्जेम्प्ट होता अगर ये मनूस ना होता, ठीक है, ये अब रोला पड़ा है, तो अब उसकी टोटल इनकम 15 लाख, कितना, 15 लाख। 15 लाख पे टैक्स निकाले, टैक्स 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 लाइबिलिटी, जल्दी से, टैक्स लाइबिलिटी, जल्दी करें जल्दी करें, किराए पे ले ले, किराए
हाँ नजर आया? यहाँ अच्छा नहीं था, मैं इशारा किया, मैंने कहा भी है तावीज बना ले, नहीं है, नहीं क्या कहा नहीं, हमारे तावीजों पे यकीन नहीं रखते, शुभ शुभ के पास चले जाए। ठीक है चले, कितना 1,35,000 इस पे टैक्स बना, क्या ये ठीक है? नहीं, क्यों? एग्जैम्प्ट इनकम को हमने शामिल कर लिया, तो अब जाहिर है वो परेशान होगा कि भाई इस पे तो ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है? एओपी दे चुका है, लिहाजा हम कहते हैं फिर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी किस पे? ऑन कितना? 10 लाख आनी तो इस पे चाहिए ना, ठीक है, तो फिर इधर हम लकीर लगा देते हैं। फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखिएगा, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कितना टैक्स है, कितने पे है, होना कितने पे चाहिए था? 10 लाख पे ना, 10 लाख उसकी इनकम है जो इस साल, मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, क्लियर है? ए डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई सी, क्लियर हो गया? तो ये कहना चाह रहा है, जरा बताइए 90,000 ये उसका पेएबल होगा, 135 वो पे नहीं करेगा, क्लियर है? तो अगर किसी के, अब दोबारा पढ़ते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, जरा पढ़ते हैं जी, बेटा पूछे जी, क्या दिया? दुआएं दी हो नहीं सकता ना, फिर ये भी नहीं देगा। अगर एओपी की बदमाशी चल सकती है तो इसकी भी चल सकती है, समझ नहीं, ये हो ही नहीं सकता ना। एक सिंपल बात है कि अगर एक पार्टनर पे कर रहा है तो एओपी ने भी पे किया होगा। अच्छा, दोनों की डेट भी एक ही है, इंडिविजुअल और जो है एओपी की डेट भी एक है, रेट भी एक है। अगर वो नॉन सैलरीड है तो लाजमी तौर पर देना पड़े। और कहीं पे हमने पढ़ा था, अगर एक बंदे पे रिटर्न फाइल करना नहीं बनती और वो पार्टनर है किसी एओपी पे, फिर भी वो अपनी 116 की स्टेटमेंट फाइल नहीं याद ही नहीं है, ठीक है? इसी मंच पे खड़े होके मैंने पढ़ाया था मुझे याद है, आप भूल गए? नहीं गए? अच्छा, भूल गए और मुतमिन बैठा है, परेशान हो थोड़ा सा टेक लगा के बैठ, बड़ा तो हुक्का पी रहा है। अच्छा आ जाए जरा, आ जाए वो कौन था? अच्छा, उसकी बेइज्जती हो, दोस्त तो यार बंदा चुन के रख, चले आ जाए, ठीक है, आ जाए। इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब जरा पढ़ते हैं, इफ इन अ टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज टैक्सेबल इनकम एंड डिराइव शेयर, टैक्सेबल इनकम कौन सी थी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और कितना आया था? प्रॉपर्टी से कितनी इनकम थी? 10 लाख, प्रॉपर्टी से 10 लाख और एओपी से 5 लाख। तो उस सूरत में अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल शैल बी कंप्यूटेड एज फॉर ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। कैसे? वेयर A is the tax of individual if the amount derived from AOP यानी 5 लाख as a share is chargeable to, हमने इसी तरह से तो निकाला है, 1,35,000 क्या है? टैक्स है, और इस तरह से हमने जो है इस टैक्स को वो किया है जैसे कि ये 5 लाख भी क्या है? टैक्सेबल है, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, ए का पता चल गया। ऐसा टैक्स जैसे हमने समझा शेयर फ्रॉम एओपी टैक्सेबल है। दूसरा सुने, इज द टैक्सेबल ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इफ द अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम एओपी एज ए शेयर इज चार्जेबल। बिल्कुल ऐसा है, हमने तो इसको बिल्कुल इसी तरह से समझा जैसे शेयर जो आया है वो चार्जेबल टू टैक्स है। बताएं ये वाली इनकम मिला के तो कितना बनता है? अगर इसको क्या समझें, चार्जेबल टू टैक्स समझे तो कितना? 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई कौन से वाला? सी इज द इंडिविजुअल्स एक्चुअल टैक्सेबल इनकम फॉर, कितनी थी बेचारे की एक्चुअल इनकम? 10 लाख। तो ये वाला टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चले जरा आगे चलते हैं।
As per FBR clarification, income to be added for the raise purpose is before tax. तो before tax से मुराद है AOP की बिफोर टैक्स इनकम। तो यानी अगर इसके दो पार्टनर थे, इसको कितना आया 50%, 5 लाख, तो इसका मतलब है उनकी कितनी होगी इनकम, 10 लाख। 10 लाख आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स है। क्लियर हो गया? चले आगे चलते हैं जरा। लिमिटेशन टू सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अच्छा चले पढ़ लेते हैं। वेयर छोटे छोटे पॉइंट है, पढ़ते हैं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल। वेयर एन एओपी हैज नॉर्मल टैक्सेबल इनकम एज वेल एज, बेटा ध्यान से, पिछले दफा भी क्वेश्चन आया है, हो सकता है आज, लिहाजा चांसेस कम है, लेकिन आई कैप का कोई पता नहीं होता। जो है उसकी इनकम एफटीआर वाली है और कौन सी है, सेपरेट ब्लॉक। द इनकम फ्रॉम एफटीआर एंड सेपरेट ब्लॉक शैल नॉट बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द मेंबर फॉर रेट पर्पज। ये जो रेट पर्पज के लिए ऐड हुई है ना, ये 5 लाख, अगर किसी एओपी की इनकम एफटीआर हो या सेपरेट, वो यहां पे नहीं आएगा। वो भी शेयर उसमें से भी लेगा, लेकिन वो यहां पे रेट पर्पस के लिए ना। रेट पर्पस क्यों कह लिए हैं? मेरे ख्याल में 10 लाख पे रेट कम है और 15 पे ये रेट पर्पस के लिए ऐड होती है। बाद में उसका इफेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन ये ऐड किसके लिए होती है? रेट पर्पस। तो रेट पर्पस के लिए जो शेयर आएगा वो एओपी की नॉर्मल इनकम होगी, एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम नहीं आनी। क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं जरा। लिमिटेशन, एग्जाम्पल एफटीआर इनकम, एओपी कौन से वाली? एओपी की डिविडेंड इनकम, ठीक है, ओके। लिमिटेशन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इन नीचे वाले दोनों पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज नोट कर लें कि नंबर 1, जो एओपी का लॉस है वो सिर्फ एओपी की अगेंस्ट इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। एओपी को लॉस हो सकता है, हाँ, वो कौन सा चांस से आई है? एओपी जो है उसको हो सकता है लॉस। क्या मेंबर को भी हो सकता है लॉस? हाँ, हो सकता है। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कोई और बिजनेस कर रहा हो, कोई और इनकम हो, तो उसको भी लॉस हो सकता है। एओपी का लॉस मेंबर्स नहीं ले सकते। मेंबर्स का लॉस एओपी ले सकती है, लेकिन उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा। दोबारा से, एओपी को लॉस हुआ है, उसका मेंबर उसको परसीव नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता, उसको सेट ऑफ अपनी इनकम के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेंबर्स को लॉस है तो एओपी उसके लॉस को अपनी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, ये बताएं कि कहीं पे था ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी टैक्स क्रेडिट के लिए? सेक्शन 61 से 63, 61, 63 डोनेशन और चैरिटेबल डोनेशन तो हो गया, और पेंशन, अप्रूव्ड पेंशन फंड। उस सूरत में बताएं, जो ए डिवाइडेड बाई बी होगा, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी होगा, तो ये बी जो है ये 15 लाख होगा या 10 लाख? उसमें भी था टैक्स डिवाइडेड बाई, था ना? तो अब बताएं 90 डिवाइडेड बाई 10 लाख होना चाहिए या 1,35,000 डिवाइडेड बाई, यही कहा, यही बनता है ना। 90 डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी शेयर निकाल के, या फिर 1,35,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, कौन सा होना चाहिए और कौन सा है? आगे पढ़ते हैं, जरा आते हैं, चले आज, ठीक है, जरा पढ़ते हैं। अब ये दो बातें, एओपी का शेयर मेंबर, एओपी का लॉस का शेयर मेंबर नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, ये अपनी इनकम के साथ अगेंस्ट सिर्फ कौन प्रॉफिट की सूरत में लेके जाए। इसका मतलब एओपी को लॉस हो तो सारे चुप, ठीक है। वो इनकम जो है लॉस किसकी तरफ नहीं जाएगा? मेंबर्स का लॉस है तो एओपी उसको ले जा सकती है अपनी। क्लियर हो गया? बट इनको दरमियान पहली बात। दूसरी बात कि जब हम सेक्शन 61 से सेक्शन 63 के दो जो है टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, तो एक बंदा है, उसने कोई डोनेशन दी हुई है,
ठीक है, और वो मेंबर है एओपी का। जब डोनेशन के लिए उसको टैक्स क्रेडिट देंगे तो फार्मूला लगाएंगे ए डिवाइडेड बाय, है ना। तो वो कह रहा है उस सूरत में ओरिजिनल इनकम लेनी है या एओपी वाली। तो इसमें हमने ये दो बातें पढ़नी है आने वाले दो पैराग्राफ में। जरा पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जरा In case of association of person, any loss of AOP shall be set off and carry forward against income of AOP। इसका मतलब है मेंबर्स लॉस घर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ क्या लेके जाएंगे, प्रॉफिट जो इधर लेके आए। क्लियर। आगे, अ मेंबर ऑफ AOP कैन नॉट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ AOP अगेंस्ट हिज इनकम। ये तो पक्का पता चल गया। चले आगे चलते हैं। मिसलिनियस प्रोविजन है सेक्शन 65 में। आप देखें ना, ये चुन चुन के यहां पे आपके लिए अच्छा, ये सेक्शन कौन सा है 59A। ऊपर से ये सेक्शन कौन सा है 92, और फिर ये कौन से वाला है। ये सारे सेक्शन को चुन चुन के इकट्ठा कर लिया जाता है आपके लिए। हमारे वक्त में जब पढ़ते थे सेक्शन 1 से स्टार्ट करते थे और बस सेक्शन वाइज पढ़ी जा रहे हैं, और हम भी पढ़ी जा रहे हैं। सर क्या समझ आ रही है? जी जी सर, जी सर समझ आ रही। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये देखे ना, मिलते हैं ना आपस में सेक्शन, तो उन सेक्शन को इकट्ठा कर दिया है, जिंदगी आसान होगी आपकी। आई कैप की जब से बुक आई है, ठीक है। खैर, मिसलिनियस प्रोविजन रिगार्डिंग द टैक्स क्रेडिट एंड मेंबर ऑफ एओपी वेयर द पर्सन इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट इज ए मेंबर ऑफ एओपी। एक तरफ डोनेशन भी पे कर दी है और दूसरी तरफ क्या है, वो एओपी का मेंबर भी है। जरा आइएगा, फॉलोइंग शैल अप्लाई। कंपोनेंट ए वहां पे था ए, और कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय बी। कंपोनेंट ए क्या होता था, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक है, चले। फार्मूला इन सेक्शन 61 इज द टैक्स ऑफ इंडिविजुअल इफ एग्जेम्प्ट अमाउंट वार चार्जेबल। इसका मतलब बताएं, 1,35,000। शाबाश, ठीक है। एंड फार्मूला इन सेक्शन 61 to 63 shall be the taxable income of individual for the year if the exempt amount was, बताएं, डिवाइडेड बाई 15 लाख। बस ये कहना क्लियर है। तो इसका मतलब है अगर कोई बंदा डोनेशन दे या अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करे, उसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर वो क्या हुआ, मेंबर हुआ एओपी का, तो फिर 10 जो है 90 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख नहीं होगा, बल्कि 1,35,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख। क्लियर है। चले बस आखिरी बात पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। वेयर द पर्सन इज ए मेंबर ऑफ एओपी एनी एक्सेस टैक्स क्रेडिट फॉर द ईयर मे बी क्लेम्ड बाय एओपी। कोई भी उसको टैक्स क्रेडिट से अमाउंट ऊपर चली गई है तो वो क्या कर सकता है। अच्छा, फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट, उसको कोई टैक्स क्रेडिट से ऊपर चली गई, ठीक है, और इसके स्लैश करके लिख ले उसको कोई लॉस है। ठीक है, स्लैश करके लिख दे उसको कोई लॉस है, और उसका टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा होने का क्या मतलब है, उसकी इनकम कम है और टैक्स क्रेडिट भी हमने पढ़ा था ना, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना कैरिड, कहीं पे पढ़ा था, कोई पढ़ा था। उसकी वजह से टैक्स क्रेडिट की वजह से टैक्स क्रेडिट बढ़ जाए और टैक्स पेएबल कम हो, कहीं पे था, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या होगा, दोबारा जाके देखिए। खैर नहीं, कैरी फॉरवर्ड वो तो लॉस होता है ना, जो कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। मैं टैक्स क्रेडिट की बात कर, ओके चले, वो नहीं होता। तो इस सूरत में वो किधर सरेंडर कर देगा अपना वो लॉस या टैक्स क्रेडिट, किधर सरेंडर कर देगा, एओपी को। अगर टैक्स कम है, टैक्स क्रेडिट ज्यादा निकल आया, ठीक है, तो ऊपर वाला यूजुअली क्या हो जाता है, ज़ाय हो जाता है। इस सूरत में वो किसको सरेंडर कर देगा, एओपी को। चले जरा देखते हैं फर्दर पढ़। फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट मेंबर एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड एग्री इन राइटिंग एंड एग्रीमेंट मस्ट बी फर्निश्ड विद
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे एओपी की, उसके साथ अकाउंट अटैच करते हैं पता नहीं, और जो है 116 की स्टेटमेंट वो तो इंडिविजुअल की होती है, अकाउंट्स अटैच करते हैं, साथ में ये भी आपने अटैच कर देना। कौन से वाला? वो एग्रीमेंट। टैक्स क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सेक्शन 61 to 63 shall not be refunded, carry forward to a subsequent year or carried back to the पिछले साल। तो फिर एक तरीका रह जाता है मेंबर के पास, एक्स्ट्रा टैक्स क्रेडिट किसको सरेंडर कर दे? एओपी। बट एओपी का कोई क्रेडिट या एओपी का कोई भी लॉस मेंबर लेके नहीं जा सकता। तो फिर क्या लेके आएगा? प्रॉफिट। एओपी का इन एओपी का जितना भी प्रॉफिट है वो किधर चला जाएगा? ओके, चलें आगे चलते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कहीं पे? ये दरमियान वाले 2-3 हैं कुछ लफ्ज, ये छोड़ दें, अभी पैराग्राफ कुछ छोड़ दें, आप आए दरमियान में इसके, ठीक है? वो क्यों है? वो थोड़ा इररेलेवेंट है। मेरा है टारगेट एक न्यूमेरिकल हम जरूर कर लें, ठीक है? ले जी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी। चले, वेयर अ चेंज अकर कहां पे? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, फॉर एग्जाम्पल कौन से वाला? एडमिशन और रिटायरमेंट। ओके, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर द फर्म्स इनकम इज अपॉर्शन बिटवीन द पार्टनर ऑन टाइम बेसिस। ये शायद पहले भी कहीं पे पढ़ चुके हैं। हाँ चलें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इज विद द पर्सन हु आर पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन द डेट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स टैक्स रिटर्न। तो जो उस दिन पार्टनर होगा उसे कहेंगे भी रिटर्न फाइल करे। अगर वो कहे कि जनाब मैं तो अभी अभी पार्टनर बनाऊं, उसे कहेंगे भाईजान तुमने चार्ज लिया है पार्टनर होने का, तो पहले तुझे नहीं पता था कि इतनी लाइबिलिटी, इतना टैक्स बनता है। देखें जो है, जब भी कोई एसएचओ नए इलाके में जाता है तो सारे जितने भी मुकदमात होते हैं वो उसके हवाले कर दिए जाते। आप एक एओपी में पार्टनर बनने लगे हैं, आप उसके प्रॉफिट, उसके लॉस, उसकी टैक्स लाइबिलिटी, उसकी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल आप हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं? कबूल कर रहे हैं, तभी आप क्या बन रहे हैं? पार्टनर। हाँ, अगर उसके शेयर से ज्यादा उससे क्या कर लिया? वसूल कर लिया, या उसने लीगल फी पे कर दी है, तो वो बाकी पार्टनर से क्लेम कर सकता है। यही तो जॉइंटली और सेवर, ठीक है? तो ये वो नहीं कह सकता कि भाईजान मैं तो अभी अभी आया हूं। उनसे पूछो ना जिन्होंने पूरा साल जो है वो यहाँ पे पार्टनर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं भाईजान आप पार्टनर हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न फाइल करें, मुझे नहीं पता, टैक्स दे, ठीक है? वो मेरे ख्याल में ए बी सी को कॉन्ट्रैक्ट करते थे, सी पकड़ा जाता था तो वो सी से ही सारे का सारा वो क्या ये इसी चीज, तो वो बाद में फिर उनको ढूंढता फिरता था, गालियां भी देता था। अच्छा, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और जो है अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए या फर्म क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, वेयर एओपी डिसॉल्व और डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस, जो है it is the its tax is recoverable from any person who was partner in the firm at the time of किसी से, जो भी ए बी सी जो भी पकड़ा गया। द टैक्स कैन आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है? जो भी अगर मर गया तो ठीक है, तो वो आ जाते हैं भाईजान, और लेकिन वो कितने तक रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेट अब, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। चले आखिरी पैराग्राफ छोड़ दें और इसके आगे कुछ क्वेश्चन है, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, छोटे छोटे आ जाएं, चलें आ जाएं। क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? साथ वाला को कह देता हूं, एक छोड़ दे। अच्छा, T&H एंटरप्राइजेस, ठीक है? रिक्वायरमेंट तो पढ़ी नहीं, लेट हो गया, मैंने पहले कह दिया। अच्छा चल लें जी, कंप्यूट क्या करें? द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एंड, यहां तक तो सब आसान था, उसका क्या करें?
उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें, उसमें गलत वाले खर्चे ऐड कर दें, गलत वाली इनकम लेस कर, सही वाली इनकम ऐड कर दें, गलत वाले खर्चे लेस। यहाँ तक तो सब सही था। फिर उससे वहाँ पे उसका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पे क्या करें, अगर कोई इनकम कौन सी है FTR वाली ऐड कर दें, फिर उसको लेस करें, फिर पहुंचे टैक्सेबल इनकम पे, टैक्स निकालें। यहां तक तो जिंदगी आसान थी। ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो हमने किसका पता नहीं कौन, आजादी एंड कंपनी AOP थी, उसके सेम क्वेश्चन वही है। लेकिन मसला क्या पड़ा है, टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच पार्टनर एंड, अब इसका जो प्रॉफिट होगा किधर जाएगा, पार्टनर के पास। और अगर पार्टनरशिप ने कोई कमीशन पे किया, ऐड बैक होगा, वो तो करना ही था ना, वो तो गलत खर्चा था, वो तो करना ही था। लेकिन अब वो पार्टनर, अगर कोई सैलरी पे की है, खर्चा पार्टनर का था, फर्म ने पे कर दिया, वो भी ऐड होगा। इसी तरह से चले जरा अब पढ़ते हैं, आइएगा। और आपने इन सारी गलतियों को निशानदही करनी है। T&H एंटरप्राइज इज अ रजिस्टर्ड फर्म, कंप्राइज करती है 2 इक्वल पार्टनर, एक का 50-50, ठीक है, ओके। नेम क्या है उनका, तारिक एंड हामिद, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द पार्टनर जो है उनके अपने शेयर इन द फर्म इंजॉयड इनकम एंड सस्टेन लॉसेस फ्रॉम द सोर्सेज गिवन बिलो। और भी उनकी इनकम है, A डिवाइडेड बाई B है ना, खुद कह रहे हैं हमारी और इनकम भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, तारिक और हामिद, तारिक की है इनकम जो है बाहर अक्रू हुई लेकिन पाकिस्तान में नहीं आई, आए या ना आए, टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि ये क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो ये 5 लाख रुपया हम कहेंगे भाई तुम्हारी क्या है, टैक्सेबल इनकम। जी पूछे जी, अगर उसने टैक्स पे किया है, फॉरेन टैक्स पे किया है तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर नहीं पे किया फर्दर इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा, खुद से अज्यूम नहीं करना, क्लियर है। तो 5 लाख रुपए भाई इनकम हो गई, अगर ये सैलरी इनकम होती और इस पे टैक्स पे किया होता एग्जेम्प्ट हो जाती। अगर ये कोई और इनकम हो और इस पे टैक्स पे किया हो फॉरेन में, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट लें जी। द शेयर ऑन ए लॉस फ्रॉम शेयर ऑफ ए लॉस फ्रॉम AOP, क्या लॉस घर लेके जा सकते, ये तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना। ये कोई और AOP में उसने पैसे दिए हुए थे, लगाए हुए थे, उधर से क्या हुआ, कहा भी था इस वाली AOP में लगाओ, नहीं माना, लॉस हो गया। चलें आ जाए, ज़कात पेड, जो भी उसकी इनकम बनेगी नॉर्मल इनकम से हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है 5 लाख में से ये 26,500 लेस होगा, ज़कात पे की है ना, ज़कात डिडक्टिबल अलाउंस। जी बेटा पूछे जी, जब साइलेंट हो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, अगर कह दे कि मामे चाचे को दी है, कजन को दी है, दोस्त को दी है, ठीक है सही कह रहे हैं, दोस्त को दी है, तो सब केसेस में पता, जब चुप हो तो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो ये 5 लाख, इस 5 लाख ये 26,500 लेस हो जाएगा। ये तारिक की इनकम जब कैलकुलेट कर, एक और इनकम भी आएगी क्योंकि उसका शेयर है AOP में, अगर वहां से प्रॉफिट हुआ तो फिर वो भी ऐड होगा, फिर उस पे टैक्स निकालेंगे, फिर A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड। चले बस ठीक, ओके। हामिद जी जनाब, स्पेकुलेशन लॉस आया है, ये तो होता ही कंजूस, ठीक है, ये किसी के साथ इसका, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा पता नहीं 6 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक, और आगे भी किसी स्पेकुलेशन इनकम के साथ ऐड हो, लिहाजा हमें इससे कोई खतरा नहीं, इसने किसी और के साथ सलाम करना ही नहीं। लें जी, द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ पर्सनल कार, पर्सनल एसेट, कैपिटल गेन नहीं है, कोई इनकम नहीं, सेल ऑन, भाई उसने मूवेबल
पर्सनल एसेट को क्या किया था, एक्सक्लूड कर दिया था। लिहाजा अगर आप फर्नीचर बेचें, आप कार बेचें, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं। चलें, इससे भी जान छूट गई। ठीक है, हमें अभी तक खाली हाथ। इनकम टैक्स रिफंड ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा तो कोई टैक्स बनेगा, अदरवाइज ये भी क्या चला जाएगा आगे की तरफ। ज़कात पेड, लेके बैठा रहे ज़कात को, तेरी इनकम ही कोई नहीं है। तो अब बताएं उसकी टैक्सेबल इनकम कोई नहीं है, तो जो शेयर ऑफ एओपी आएगा वो किसके साथ नहीं, ऐड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। इसकी टैक्सेबल इनकम है किसकी, तारिक की। तो इसमें A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C वाला फार्मूला लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं। जो दोनों कंसेप्ट उसने क्या कर दिए आपके टेस्ट का लिए। चलें, अब हमारा शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कौन से वाली, रजिस्टर्ड फर्म यानी एओपी। ठीक है, क्या शो कर रही है, फॉलोइंग। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो सेल्स होती हैं, फिर एक साइड पे परचेजेस वगैरह और दूसरी साइड पे कॉस्ट, उधर से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इससे ऊपर वाला काम सारा हो चुका है, उसने डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। अब इसमें अदर इनकम और एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस कोई पढ़ा है, टी अकाउंट से पढ़ा है, टी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। चले ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के। इसका मतलब है अब कौन से होंगे, अदर इनकम और, चले जरा देखते हैं एओपी की डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी। बताएं, इसको साइड पे रख लेंगे, ये उसकी क्या है, एफटीआर इनकम है, डिविडेंड है, ये इनकम होगी। क्या इसका शेयर रेट पर्पस के लिए जाएगा, नहीं जाएगा, लिखा हुआ था। ठीक है, तो लिहाजा ये एक दफा एओपी की इनकम में ऐड होगी, एक दफा लेस, बाद में इस पे टैक्स भी निकालेंगे, टैक्स पेएबल भी होगा, और डिविडेंड पे चौंके फाइनल स्टेज पे कट जाता है, फिर वो वाला टैक्स भी लेस होगा, लेकिन ये वाला शेयर किधर नहीं जाएगा। ठीक है, मेंबर्स के पास नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, मेंबरान के पास नहीं जाएगा। चले, सैलरी जब तक कुछ ना कहे हमारे लिहाज से ओके है। चले, ऑफिस मेंटेनेंस जब तक कुछ ना कहे हमने कुछ नहीं करना, ओके। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मैं एक रेड सी लाइन लगा देता हूं कि ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगा एंड पे। और रेड लाइन का क्या मतलब है, जब बाकी सारी इनकम मेरे कंसेप्ट खराब। अच्छा, रेड वाली लाइन का मतलब ये है कि जब सारी इनकम हो जाएंगी तो ये बाद में जरूरत पड़ेगा। चले ले जी, रिपेयर्स अगर तो कोई बात ना करे तो हमारी तरफ से ओके है। प्रोविजन फॉर, ना भाई ना, ऐड करें, गलत, प्रोविजन का तो तस्वर ही कोई नहीं। ठीक है, ले जी, टैक्स पेड, ना भाई, टैक्स पेड, टैक्स एज इनकम टैक्स, टैक्स पेड फॉर लास्ट ईयर, हम यही समझ रहे हैं, फिर कौन से वाला है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं है, तो हम उसका जो भी प्रॉफिट होगा एंड पे वो लिख के उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये वाला। ओके, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, जब तक कुछ कहता नहीं हम उसको क्या कर देते, अलाउ कर देते। कमीशन टू तारिक, एक बात, दूसरी तारिक के प्रॉफिट में इसको जाके ऐड कर दे। भाईजान तुझे प्रॉफिट जो मिलना था उसके साथ इसको भी ऐड कर, ये क्योंकि अलाउड ही नहीं है, लिहाजा हम समझेंगे वो ड्राइंग कर रहा है, वो पैसे निकाल के लेके जा रहा है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या करके लेके जा रहा है, तो कमीशन पे डबल इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे है जरा कर लेते हैं, कोई प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसीज ऑफ पार्टनर 5,000 है, 2,500 सबका है, कोई प्रॉब्लम, लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट फॉर ईच पार्टनर। टोटल खर्चा कितना है, 5,000, हर एक का कितना प्रीमियम था, किसने पे किया, एओपी ने। क्या एओपी का खर्चा है, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा, उनके कैपिटल अकाउंट में एज एन इनकम जाके ऐड। डेप्रिसिएशन, मेरे ख्याल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, जब तक कुछ ना कहे तब तक हमारे लिए ये कौन सी है, अकाउंटिंग। नीचे टैक्स डेप्रिसिएशन दे दे तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो टैक्स डेप्रिसिएशन ले माइनस कर। नेट प्रॉफिट तारिक को कितना किया है, इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट कितना है,
ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें कुछ गलत खर्चे ऐड लेस होने हैं। क्लियर है? चलें, ये वाली इनकम भी उसने ऐड की हुई है, वैसे करनी चाहिए थी, क्या करेंगे? लेस कर देंगे। शाबाश। जरा आए, तारिक एंड हमद आर पेड कितना? 45,000 और 55,000। किस बात के? सैलरी। तो बाकी सारी सैलरी ठीक है, सिर्फ ये वाली 2 सैलरी क्या हो जाएंगी? डिसअलाउड, ऐड बैक। दूसरा इंपैक्ट, दोनों के कैपिटल अकाउंट में एज ए प्रॉफिट ये ऐड हो जाए। शाबाश। दिस इज इंक्लूड इन सैलरी एक्सपेंस। ओके, रिपेयर इंक्लूड 18,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो एक तो रिपेयर एक्सपेंस गलत है, ऐड बैक हो जाए, पहली बात। दूसरा, डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से निकाल, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लेस करेंगे। बिल्कुल ठीक। और किसी ने नहीं कहा सर जी मशीनरी है तो इनिशियल अलाउंस भी करें, किसने कहा है पुरानी है? नहीं, बात करें ना, कम से कम इतना तो कह दी सर जी पुरानी मशीनरी है, हाथ ना लगाना, जंग आलूद है। जी बेटा, क्या पुरानी मशीनरी? अच्छा, नजर आ रहा है, ठीक है भाई। बीइंग कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, भाई या तो उसको बताएं पुरानी मशीनरी में एज्यूम कर रहा हूं, उससे भी आसान है, इनिशियल अलाउंस लें और डेप्रीसिएशन लें। समझ गए? तो भाई अभी आप पक्के नहीं हैं, मजीद प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के, ठीक है? जैसे ही सामने है आप तो चीते की तरह उसको पढ़ें। आप जेबरे की तरह, दूसरा नहीं कहता, लेकिन जी तो जेबरे की तरह आप बड़े मासूम से बन के बैठे, ठीक है? धारियां उतार लीजिएगा। चलें, लें जी आगे। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग, नहीं कौन से, लीगल एक्सपेंस में शामिल है 6,000 विच आर नॉट टैक्स डिडक्ट। उसमें मुझे पता कोई नहीं, पता नहीं उस पर टैक्स नहीं पे किया, जो भी है कोई लॉ की वायलेशन किया, लिहाजा ये अलाउड नहीं है। तो 6,000 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर दें। ओके, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 15। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन अलहदा से, और ये बाकी जो डेप्रिसिएशन कितनी है? 15, 12। तो आसान क्वेश्चन है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कह देता, कितना? ये वाला हिस्सा कह देता, ठीक है? लेकिन बाकी जो हमने वो सीखना है वो भी आसान है, कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, बस 2-3 टेक्निक्स हैं, हम उनको करने की कोशिश करते हैं। चलें, सबसे पहले हम एओपी की प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। एओपी का क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी। जरा देखिएगा, नजर आता है? हाँ, हो जाएगा गुजारा। तो हम थोड़ा यहां से स्टार्ट कर लेंगे तो हमें जगह ज्यादा मिल जाए, ठीक है? और बाकी अगर जरूरत पड़ी तो ये वाली जगह भी यूटिलाइज कर लेंगे। चले, ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब 3-4 स्टेप सुन लें। सबसे पहले एओपी की टैक्सेबल इनकम निकालें। कैसे? उसका प्रॉफिट कितना है? 7,98,000। ये करें, इसमें सारे गलत खर्चे ऐड करें, पर जो गलत खर्चे हैं और साथ में एओपी के पार्टनर के खर्चे हैं, या सैलरी ले गए या कमीशन ले गए, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में भी ऐड कर ले। बस ये 2 काम करते जाए, पहला स्टेप। इसके बाद उनकी इनकम किसकी? एओपी की। जरा दोबारा से एओपी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। वो कहां से बनेगा? एओपी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स गलत वाला, इसमें गलत खर्चे ऐड कर दें और गलत इनकम लेस कर दें, ठीक है? तो ये कंसेप्ट हमने रखना है। फिर उससे सही वाला क्या आ जाएगा? एओपी का प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक आसान से पहुंच। बस इस दौरान ये ख्याल रखना है कि जो पार्टनर्स के खर्चे हैं, जैसे सैलरी है, जैसे कमीशन है, पता नहीं कोई प्रीमियम भी था, वो प्रीमियम है, वो वाले खर्चे हम एक और अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर के नाम के नीचे उसको क्या करते जाएंगे? ऐड के भाई आप अपना क्या ले रहे हो? प्रॉफिट। 2 स्टेप। उसके बाद हम लेंगे कौन से वाले? सही वाली किसकी? फर्म की, एओपी की इनकम, और उस पर क्या निकालेंगे?
टैक्स निकालेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप क्या होगा, हर पार्टनर की क्या निकालेंगे, इनकम, जो कि हम ऊपर डिस्कस, पता नहीं कोई एक को बाहर से इनकम आ रही, इसकी कोई इनकम नहीं थी, तो उनके हम क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी। बस इतना सा काम है, 4 स्टेप। ठीक है, चलिए जरा पहला स्टेप कौन सा है, हम फर्म की या एओपी की क्या निकालते हैं, इनकम। ये नॉर्मल बिजनेस का क्वेश्चन, ये क्या है, नॉर्मल बिजनेस का क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कि जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें आप अगर चाहें तो इसको पकड़ के पहले यहां से यहां तक आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। 7,98,000 ले और नीचे से शुरू हो जाए, जैसे आपका वो जो है जो दिल करे, तो उसी हिसाब से हम करते जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं, सारे खर्चे बस एक दफा आने चाहिए। बस स्टार्ट कहां से करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कौन से वाला, 7,98,000। ले जी हम स्टार्ट करते हैं। अब ख्याल रखना है कैमरे का। दोबारा से स्टेप सुन ले, एओपी की इनकम निकालनी है। एओपी की इनकम जब आ जाएगी, ख्याल क्या रखना है, दरमियान में सारे गलत खर्चे ऐड कर दे, गलत इनकम, लेकिन जो खर्चे किधर गए हैं, पार्टनर की तरफ, उनके कैपिटल अकाउंट, 2 हो गए। तीसरा, जब हमारे पास सही प्रॉफिट आ जाएगा किसका, एओपी का, तो हम उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे जो भी बनती हो। फिर किसकी, तारिक की टैक्स लायबिलिटी, उसकी इनकम वगैरह ऐड करके, उसके बाद किसकी, हामिद की टैक्स, ये नॉर्मल बन जाएगा। चलें जरा स्टार्ट करते हैं। 3,98,000, मैं तो यहां पे लिख 7 लाख, सॉरी, मैं तो यहां से मैं यहां पे लिखूंगा भाई प्रॉफिट, ठीक है, एओपी का, और उसको क्या करूंगा, इधर एओपी का क्या नाम है, कोई नाम बताएगा, T&H एंटरप्राइजेज, टैक्स कैलकुलेशन जो है, और टैक्स देयर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इनकम, और कौन से वाला, टैक्स हेयर है। ये 3 बातें, और उसके बाद कौन से वाला लिखूंगा, प्रॉफिट, और मैं वर्किंग का नाम दूंगा, वर्किंग 1 कर ले जी, वर्किंग 1 कर ले, और वर्किंग 1 से मैं कहां शुरू करूंगा, जो है प्रॉफिट, और वो गलत वाला प्रॉफिट होगा, वो कौन से वाला, कितना है, पूरा, ओके। चले, कुछ होगा ऐड, कुछ होगा लेस, यहाँ पे कर ले, उम्मीद है आ जाएगा। थोड़ी सी एंट्रीज है, चले आगे जरूरत पड़ी तो हम लेस को आगे भी ले जाएंगे, कोई मसला, ठीक है, क्लियर है। चलें हम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिहाजा उनकी भी वर्किंग करनी है। फिर हम यहाँ पे बना लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला लेस यहाँ भी आ सकता है, लिहाजा हम इधर एंड पे क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स के, आपके पास तो पेपर होंगे ना, तो हम पार्टनर्स जो है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसको बनाने का ज़रा तरीका सीख लें। पहला जो है इधर डिस्क्रिप्शन लिखें, वो सैलरी है, फलां है, फलां है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद अगला पार्टनर कौन है, पहला तारिक, बेटा कोशिश करें समझ ले, तारिक, और उसके बाद कौन है, हामिद, देखिएगा नजर आ रहा है, ओके, हामिद, और उसके बाद हम लिखेंगे टोटल, ठीक है, ये हम यहां पे लकीर लगा देंगे, ये वाली बात। अब थोड़ा थोड़ा स्केच बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहां से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे, आपको मर्जी है, हम जो है जिस हिसाब से हमने पढ़ लिया है उसी हिसाब से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी ये पार्टनर की इनकम को नहीं छेड़ते, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ले जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, हम उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला कौन से है, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी, मुझे ये बताइएगा ये कौन सी इनकम है, FTR की। तो इधर क्यों ना लिख दें, एक तो क्या है, ये गलत इनकम है ना, क्या होनी चाहिए, लेस इधर है, तो हम क्या कहेंगे, क्या नाम लिखा हुआ है, डिविडेंड, कौन से वाली, डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट में आनी चाहिए थी, या अलहदा से एक हेड है, एओपी का अलहदा से एक हेड है, कितना है बेटा, 2 लाख, एक तो 2,50,000 को क्या कर देंगे, लेस। सही ट्रीटमेंट क्या है, ये अलहदा हेड है, डिविडेंड, और इसको हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं। और वो कौन से वाला? डिविडेंड। और कौन से वाला? FTR। क्लियर है? कितना? 2,50,000। दोबारा जितनी इनकम होगी लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको एक दफा क्या कर देंगे? लेस कर देंगे और रेट लगा, तो हमें बाद में लिखना ही नहीं पड़ेगा। यही इसकी डबल एंट्री हो गई, खत्म हो गया। ठीक हो गया। चलें जरा आगे चलते हैं। तो इससे हमारी जान छूट गई, जो क्रेडिट साइड थी इससे तो हमारी हो गई। सैलरीज में कोई मसला नहीं, नीचे पार्टनर की सैलरी है उसको हम अलहदा से क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, तो हमारी सैलरी जान छूट गई। ऑफिस मेंटेनेंस कुछ नहीं करना। रिपेयर जी, रिपेयर में प्रॉब्लम है लेकिन उसकी अमाउंट अलहदा से दी गई, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना, हम वही वाली अमाउंट को क्या करेंगे? ठीक है, तो इनको हम नहीं छेड़ते। उसके बाद कौन सा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको ऐड करना है। ओके, कितनी है बेटा? कितना? 14,000। इसका कोई और इम्पैक्ट है? जी कोई और इम्पैक्ट नहीं। पार्टनर की तरफ तो नहीं जा रही, नहीं कहीं और तो इसको ऐड कैलकुलेशन नहीं करनी, नहीं, बस सिंपल गलत खर्चा था। जी बेटा पूछे। जी जी, हम क्या हम वही वाली ऐड कर देंगे? नहीं, इसमें से लेस हो तो इम्पैक्ट वही है। हम इसमें से लेस करके जो बाकी है, ठीक है, वो तो उसको लिखें, या सिर्फ और सिर्फ जो गलत है उसको ऐड कर दें, तो अल्टीमेटली लेस कितनी हुई है? जरा देखें किधर है सैलरीज, कितनी? 3 लाख। इसमें से गलत कितनी है? 1,45,000 और 50,000। तो 1 लाख को ऐड बैक कर दें, तो इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं, तो इस वजह से मैं इसको टिक कर रहा हूं। ठीक है जी 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 जी, अलहदा होगी। इधर से गलत खर्चा है, और लेकिन लाख रुपया लेके चले तो गए हैं, हम कहेंगे भाईजान आप क्या ले गए हो? फिर आप प्रॉफिट ले गए, प्रॉफिट ले गए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हाँ, इसको ये होती एसेट की बात, तो हम इसको क्या करते? अलहदा से वर्किंग करते। एक तो इसको पूरे को पूरे क्या कर देते? ऐड कर देते, और दूसरा इस पर क्या करते? डेप्रिसिएशन नीचे जैसे है। तो इसलिए हमें इसको छेड़ने की जरूरत, हम ये नहीं कह रहे सैलरी ठीक है, लेकिन हमें अमाउंट जो दे दी है तो हम उन्हीं को लेस कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे चले। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये ओके है? ठीक है, मैं इसको टिक कर देता हूं कि ये जनाब ओके हो गया। उसके बाद कौन से वाला? टैक्स पेड फॉर द लास्ट ईयर। गलत है, ये खर्चा क्या है? टैक्स पेड। और हम क्या कह रहे हैं? ये कौन से वाला टैक्स है? इनकम टैक्स। कितना बेटा? 5,000। इसको क्या कर दें? ऐड बैक। सो फार सो गुड। आगे चलते हैं। ठीक है, लीगल एक्सपेंस नीचे है मसला, लेकिन वो अलग सी अमाउंट दी गई, हम उसी के छेड़छाड़ करेंगे। अभी हम इसको ओके कर देते। उसके बाद कौन से वाला है? कमीशन टू तारिक। सही खर्चा है? नहीं, लेकिन इसमें कौन इन्वॉल्व है? पार्टनर इन्वॉल्व है। तो ना सिर्फ हमने इसको क्या करना है? ऐड करना है, बल्कि तारिक को कहना है भाईजान आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ गया है। चले, तो फिर कमीशन टू तारिक कितना है बेटा? 16,000। एक एंट्री हो गई। दूसरा, तारिक किधर है? इधर लिखें कमीशन कितना? 16। जी जी, कमीशन भी हो गया। उसके बाद कौन से? प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसीज। कौन से वाली? पार्टनर की 5,000 की। तो एक तो गलत खर्चा है, कौन से वाला? पॉलिसीज, इंश्योरेंस या लाइफ। ठीक है, कितना? 5,000 बैक हो जाएगा। दूसरा ये क्या है? पॉलिसीज। ठीक है, 2,500 इसका, 2,500 इसका। ये ऊपर वाला टोटल कितना था? 16,000। ये कितना? 5,000। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये भी हो गया, प्रीमियम वाला भी हो गया। उसके बाद कौन सा? डेप्रिसिएशन। चूंकि उसने नीचे दी गई है, लिहाजा ये कौन सी है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इसको भी हम क्या कर लें? ऐड बैक। कितनी? 34,000। ठीक है बेटा, चले यहां तक सब हो चुका है। अब आते हैं
ठीक है, ऊपर वाली सैलरी को हमने कुछ नहीं कहना, हमें वो बता रहा है तारिक और हामिद को 45,000 और 55,000 सैलरी दी है, देनी चाहिए थी। सेक्शन 21 कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप सिर्फ कंपनी के केस में सैलरी दे सकते हैं, इंडिविजुअल और एओपी सैलरी नहीं ले सकते। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई आपसे गलती हो गई, लिहाजा इसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। सैलरीज अलग-अलग लिखनी आपकी मर्जी है, 45,000 प्लस 55,000 करके 1 लाख रुपया ऐड बैक कर दें, आपकी मर्जी है। दूसरा इंपैक्ट, भाईजान सैलरी ले आए आप, ठीक है, सैलरीज कितनी, तारिक की 45,000, हामिद की 55,000, टोटल 1 लाख। शाबाश, चल ले जी, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद रिपेयर इंक्लूड कौन से वाला, 18,000 सही खर्चा या गलत, लेकिन किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का, लिहाजा 18,000 गलत खर्चा। प्लांट एंड मशीनरी जो है मिसक्लासिफाई, जो मर्जी लिख दे, ठीक है, कितना 18,000 ऐड बैक हो गया। नीचे डेप्री इनिशियल अलाउंस मैं तो कहता हूँ लिख दे, जब तक चुप रहे तो आप नए की तरफ जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी, क्या नहीं रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया उसने, प्लांट और मशीनरी का खर्चा कॉस्ट पड़े ना, जरा देखें, रिपेयर इंक्लूड 18,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी ली 18,000 की और शामिल किधर कर दिया, रिपेयर में। क्लियर हो गया। तो हम इसे कहते हैं कि है प्लांट और मशीनरी, गलती से किधर हो गया, रिपेयर में। एक तो गलती हमने ठीक कर दी, दूसरा उस पर क्या मिलना है, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन। अगर इसको क्या करना चाहिए, दोनों ठीक है। अगर आप कहें चौंके रिपेयर खर्चे के साथ है, लिहाजा इट सीम्स कि ये क्या है सेकंड हैंड, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ले लें, दोनों ठीक है। पर उसको बताएं मुझे कानून आता है, उसको दोनों फिगर ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे बता दें, वो ये सिर्फ जानना चाहता है इनको पता है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल अलाउंस ले लेते हैं 4500, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 18 वो 25% के हिसाब, ओके। फिर क्या करें 18,000 मैंने 4500 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितने 2025। शाबाश, क्लियर हो गया। उसके बाद कौन से वाला, लीगल एक्सपेंस में उसने क्या कर दिया 6,000 है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम कहते हैं ठीक है, लीगल नॉट डिडक्टेबल, कितना 6,000, हम कहते हैं ठीक है। और आखिरी बात, ठीक है, टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी, कुछ तो पहले आ चुकी है, कुछ कौन से वाली 15,012, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन कितना 15,012, यही है, ठीक है। अच्छा ओके हो गया, यहां तक सब ओके है, ठीक है। तो ये ऐड होंगे, ये क्या होंगे, लेस होंगे। निकालिए इसका टोटल, इसका 996, दोबारा से 1,98,000, इतना डिफरेंस साथ मिला के, नहीं अलग करके एंड पे, फिर ये लेस वाले 279012, ये वाला, अच्छा कोई मसला, चलो 271537, कोई मसला नहीं। लेकिन जी ये इसमें ये ऐड करें, ये लेस करें, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 7244
63। क्लियर है? ये क्या है? एओपी की इनकम, ठीक है। 724,463, 7,24,463, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? इसको अब ख्याल रखिएगा, क्योंकि पार्टनर को जो जाना है, पहला पन्ना पढ़ें, पार्टनर को जाना है, उस पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम जानी है, कहीं पे लिखा हुआ था, दूसरे पेज पे या पहले पेज पे? पहले पेज के, एज पर क्लैरिफिकेशन ऑफ इनकम टू बी एडेड फॉर द रेट पर्पज इज बिफोर टैक्स। तो ये वाली इनकम होगी जो किधर जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, जो उनके दरमियान क्या होनी है? डिवाइड होनी है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? जरा देखते हैं, ये वाली इनकम है जो उनके दरमियान क्या होनी है? डिवाइड होनी है। जरा आइएगा, इसको यहां तक रोकें कि ये वाली जानी है, पहले इसकी क्या कर ले? टैक्सेबल प्रॉफिट। उनका पहले कैपिटल अकाउंट पूरा करना है, वो कर लेते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं करना तो इसकी पहले क्या कर लेते हैं? इनकम वगैरह की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोनों कैपिटल अकाउंट पूरा करें। इनको कितने पैसे जाने हैं? 7,24,463। क्लियर है? कहां से आना है? क्लियर हो गया? कितने जा चुके हैं? बैलेंस 603,463। समझे जरा, कितने जाने थे? क्लियर हो गया? कितने टोटल 7,24,463 जाने थे, उनमें से कितने जा चुके हैं? 1 लाख। लाइट जला दे। कितने जाने थे? 7,24,000। कितने जा चुके हैं? 1 लाख। जिस रेशो से मर्जी गए, बाकी कितने बच गए? ये तो हम उस रेशो से करें जो हमें बताई गई है। कितना? आधा आधा, 50-50। नहीं जी, बताएं जरा कितना? 3031.5। इसको 2 दे दें, बेचारे को छोटे थोड़े गए हुए हैं पैसे। अच्छा, 301,302, सॉरी 732। क्लियर हो गया? समझे दोबारा, कितना जाना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर रेट पर्पस? क्लियर है? लेकिन उनसे पहले जो वो हिस्से लेते रहे हैं, वो क्या कर दें? लेस कर दें। बाकी कितना बच गया? 6,03,463। उनको 50-50 डिवाइड कर ले। अगर इसका 25%, इसका 75 होता, उसी हिसाब से डिवाइड कर ले। क्लियर हो गया? अब बताएं टोटल कितना कितना ले गए? तारिक ने कितने लिए? 724,463। समझ आया कैसे डिवाइड करना? आपकी फरमाइश पे पहले कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैपिटल अकाउंट में गया। अगर इन्होंने कभी कुछ ना लिया होता तो 50% इसका और 50% इसका, लेकिन वो दरमियान में डंडी मारते रहे, कभी कमीशन के नाम पे, कभी सैलरी के नाम पे। तो हम कहते हैं भाईजान वो वाले पैसे निकाल के जो बाकी बचा वो 50-50 कर लेते हैं। वो 50-50 कर दिया। अब बताएं ये टोटल कितने ले गया तारिक? 36,231 और ये 35,9232। ओके हो गया? ले जी, ये वो शेयर है जो तारिक ले गया और ये वो शेयर है जो साल के दौरान कौन ले गया? हम। जब उनकी रिटर्न फाइल करेंगे 5 लाख की जगह ये लिख देंगे। जब हामिद की रिटर्न फाइल करेंगे तो 5 लाख की जगह ये लिख देंगे। ये कैसे लिखना है किसी को समझ? भाई यही टेक्निक थी। ये वाले भाई 1 2 3 4 5वीं लाइन वाले पहले भाई, ये कैसे लिखना है? ठीक है, हाँ आपकी बात कर, कैसे लिखना है तवज्जो दे, जो है कैसे लिखना है जो है। तो ये इस तरह से प्रॉफिट उठाएं यहां पे,
जितना पहले ले गए वो लेस करके बाकी, और उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है उसके मुताबिक उनमें क्या करें, बांट दे। क्लियर हो गया? चले जरा आइएगा, ये यहां तक ओके है। अब बताएं, इन सब की इनकम पे टैक्स निकाल लेते हैं जो नॉर्मल हमारा तरीका है। अब कुछ नहीं बचा, यही टेक्निकल पॉइंट था और कुछ भी नहीं। एक टेक्निकल पॉइंट है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी वाला, वो सबको समझ आ जाना चाहिए। एक टेक्निकल पॉइंट है ये वाला, ये बंदा यहां पे आता तो बंदे को समझ नहीं आती कि ये वाली फिगर कहां से आई है। बस इतना, ये दो टेक्निकल पॉइंट है, बाकी एओपी बिल्कुल वही है। अरे जरा आप खुद बताएंगे, बताएं कितनी इनकम है? 7,24,463 टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी? 9744,644,63। क्लियर हो गया? अब खुद बताएं, क्या इसी पे रेट लगा दें? किस पे? एफटीआर चूंकि 15% पहले डिडक्ट हो चुका होता, लिहाजा उसको क्या करें? मैं कहता हूं एफटीआर वाली इनकम लेस करूं, कितना? 2,50,000 लेस कर दिया, बाकी क्या बचा? 7 लाख, वही वाली, ठीक है। 7 लाख मिलके पढ़ो है, 7,04,63। बताएं इस पे टैक्स, टैक्स इस पे टैक्स, इधर चुप है हम। ओके 9 इधर डबल 9 लगा दे ना, ठीक है। 9,335 भाई इतना, ओके 9,335। ये हमारा क्या निकला? टैक्स। बाकी भी देख ले कि जो है नियम के ठीक, ओके ठीक है, कि उसी तरह से है जो हमें असूल बताए गए हैं, ठीक है। अब एक तो ये वाला टैक्स है, दूसरा कौन सा है? टैक्स ऑन डिविडेंड। वो कितना? एफटीआर वाला 250 मल्टीप्लाइड बाई 15%, कितना? ये इस पे मुझे शक है, कोई मेरा शक दूर कर सकता है जरा? ये वाली अमाउंट सही है? 7,24,463 यही है। चले फिर इसको नोट कर ले, इसका मतलब है दो बुक में ये गलत है, पुरानी रेट के मुताबिक है। चले तो आपको नोट्स भेजूं और उसका सोल्यूशन भेजूं, गलत हो तो फिर मुझे बता देना। ले जी, पता नहीं लास्ट टाइम भी अच्छा चले, खैर जरा बताइए इस पे कितना बनता है? 3,500। टोटल टैक्स 46,835 इतना बनता है। सारे का सारा पे कर दे? नहीं भाई, इस पे तो टैक्स पहले ही कट जाता है, तो हम क्या कहेंगे? एफटीआर वाली इनकम पे टैक्स पहले कट गया, डिविडेंड पे टैक्स पहले कट गया, कितना? 37500। बाकी क्या बचा? एओपी से कहेंगे 9335 वाला टैक्स पे कर दो, टैक्स लायबिलिटी खत्म हो गया। अब जरा तारिक के साथ दो हाथ कर लेते हैं, कोई मसले? तारिक के साथ, हाँ भाई, कितने आदमी, कितने पैसे लेके गए? जरा पूछ लेते, कितने पैसे लेके गए? वो तो एग्जाम्प्ट होता है, हम कहते हैं सिर्फ रेट पर्पज के लिए ऐड करेंगे, परेशान नहीं होना तुम। तारिक कितनी इनकम उसकी, जरा देखते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। तारिक 5 लाख इनकम है, लॉस भी आया है किसी एओपी से, लॉस नहीं लेके जा सकते, सिर्फ प्रॉफिट लेके जाना है, ठीक है। तो इनकम कितनी? कौन सी वाली? फॉरेन सोर्स इनकम। इनकम 5 लाख, बड़ी जगह बच गई। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी? चले जाना 5 लाख, कितनी? 5 लाख लेस कौन से वाली? ज़कात नहीं, लॉस तो नहीं है,
हाँ, वो बाद में ऐड करेंगे ना, पहले नॉर्मल इनकम के साथ ज़कात को पहले कर ले ना, क्योंकि वो सिर्फ रेट पर्पस के लिए आएगी, शेयर फ्रॉम एओपी रेट पर्पस के लिए आएगा, तो पहले ज़कात को लेस कर ले, और ज़कात हमेशा नॉर्मल इनकम में से लेस होती है, ठीक है, इसीलिए ज़कात को पहले लेस कर दें, लेस ज़कात। डिडक्टेबल अलाउंस लिख दें, आपकी मर्जी, ना लिखें आप। ज़कात कितनी है? 26500। बैलेंस टैक्सेबल इनकम 43500। क्लियर हो गया? अब इसमें ये समझ लिया हमारा 10 लाख है, अब इसमें ऐड करेंगे, वहां पे 5 लाख किया था, यहां पे समझे, फॉर रेट पर्पस, और बाद में उसका इंपैक्ट भी निकालेंगे। ये स्टेप किसी को समझ ना आए हो, नॉर्मल इनकम तक पहुंचे, क्योंकि नॉर्मल इनकम होता है इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंस। अगले क्वेश्चन किसी में आए ना आए, कंसेप्ट तो है ना हमें। चले, इसमें कौन से वाला? शेयर फ्रॉम एओपी, लॉस नहीं लेना एओपी से, उसने सख्ती से मना किया। लें जी, कौन से वाला? तारीख 3,65,231 रुपए, 231 रुपए, टोटल 83831। ये अब इनकम समझी जाएगी जैसे टैक्सेबल हो, क्या? तो यही वर्ड यूज कर रहा था, जैसे ये अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो, हम कहेंगे जी टैक्सेबल इनकम है, या कुछ भी ना कहें, डबल लाइन लगा दे। क्लियर है? लें जी, टैक्स लाइबिलिटी निकालें, 20810। ये सही टैक्स है? नहीं भाई, ये वाला सही टैक्स नहीं है, बल्कि सही टैक्स तक जाना है तो हम कहेंगे टैक्स ऑन कितने पे? 4,37,000। इनकम तो बेचारे की यही थी ना, ये तो जबरदस्ती 3,65,000। पहले एओपी भी अपना टैक्स दे चुकी है इस पे, देखिए ना, इनकम कितनी? 7,24,000। उस पे टैक्स जितना भी बनता है एओपी ने पे करना ही करना है। फिर भी हम उसका वो हिस्सा जो तारीख को जाता है वो किधर लेके आए? यहां पे। तो है तो ज्यादती, ये रेट पर्पज के लिए ऐड किया, लिहाजा उसका इंपैक्ट निकालने के लिए हम कहते हैं टैक्स ऑन 4 लाख कितना? 73,500। यही था मेरा, 4,73,500। तो क्या करेंगे जरा आइएगा, मैं उसको किसी और पेन के साथ लिखता हूं। वो क्या लिखना है? टैक्स कितना है? ए 20810 डिवाइडेड बाई कौन से वाली? गलत वाली इनकम 838,731 मल्टीप्लाइड सही वाली इनकम ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। सही वाली इनकम कितनी है? 473,500। बताएं कितना टैक्स? 11748। लें जी, ये होगा जो तारीख को कहेंगे भाईजान पे करें। क्लियर है? अब जरा किसकी तरफ जाते हैं? हामिद की तरफ। हामिद मीर नहीं है, सिर्फ हामिद। अच्छा, लें जी, हामिद साहब ने क्या गुल खिलाए हैं जरा देख लें। हमारे पास जगह है काफी सारी। लें जी, हामिद, लें जी, तो हामिद के साथ हम कहते हैं भाईजान आपकी स्पेकुलेशन लॉस, ये तो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन लॉस उसका क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। इसका तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल का, ये तो इनकम होती नहीं। फिर कौन? इनकम टैक्स रिफंड प्रीवियस ईयर, इसका भी कुछ नहीं। ज़कात पेड किस में से लेस करें? तो हम कहेंगे इनकम उसकी कुछ भी नहीं। जब इनकम ना हो तो शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता है, इनकम जीरो है। जीरो क्यों है? आपने हर एक को देख लिया, उसमें से कोई इनकम नहीं है। तो शेयर फ्रॉम एओपी कितना? बस लिख दें 359,232, ठीक है, और पीछे नीचे लिख दें टैक्सेबल इनकम, ठीक है, और वो लिख दें 0। बस इतना। थोड़ा बहुत किताब वाले ने डिफरेंट लिखा होगा, बस 100% यही सवाल। दोबारा से एओपी, एओपी दोबारा से सिंपल। अगर तो वो कह दे,
अगर तो वो कह दे कि एओपी की इनकम करें, हमने कर लिया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगर वो कह दे किसी पार्टनर की इनकम, तो कोई अलहदा से कह दे एओपी की शेयर खुद बता दे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मसला कहां पे आता है, जहां पे कहे एओपी की इनकम भी बताएं और साथ में पार्टनर। तो अब हमने नॉर्मल इनकम निकालनी है किसकी, एओपी की, और फिर उसका शेयर कहां पे लेके जाना है, यहां पे कैपिटल अकाउंट में हर एक शेयर, फिर हर एक की अलग-अलग से इनकम बनानी है। तो किसी ने नोट करना है इसका सॉल्यूशन तो वो कर लें बेशक, ठीक है। मेरी तरफ से आपको छुट्टी है, जहां मर्जी जाए।